हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी बच्चों का इस ब्रेन जैम ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का 5वां लेक्चर पढ़ रहे हैं और ये आखिरी लेक्चर है। तो जो भी बचा था उसको आज कवर कर लेंगे बच्चों, ठीक है। पहले हम कुछ रिवीजन के साथ कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद मेन टॉपिक पर आएंगे। चलिए, तो आप सब भी कॉपी कलम निकाल लीजिए और मेरे साथ रिवीजन कीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए, सबसे पहले बता दूं कि आज पढ़ना क्या क्या है। तो आज का जो अपने सबका गोल रहेगा पढ़ने का बच्चों, तो आज के क्लास में हम सब पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया पढ़ेंगे, और दूसरा टॉपिक जो पढ़ेंगे बच्चों ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, और इससे अगला टॉपिक है बच्चों संक्षारण। और 5वां टॉपिक है विकिरण गंधिता। तो आज हम ये 5 टॉपिक पढ़ने वाले हैं बच्चों, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, संक्षारण अभिक्रिया और विकिरण गंधिता। तो ये 5 टॉपिक के साथ हम आज के इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। तो इससे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं, जो पहले हम 4 लेक्चर में कवर किए थे उसको हम मौखिक तौर पे रिवीजन कर लेते हैं बच्चों। तो आप सभी जवाब देते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं बच्चों? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं या एकल पदार्थ टूटता है तो नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक कहलाता है और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाला नया पदार्थ उत्पाद कहलाता है। तो क्वेश्चन आया है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है बच्चों? अभिकारक कहलाता है। और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाला नए पदार्थ पूछे तो बोलना उत्पाद कहलाता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार पे। तो हमने रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकार पढ़े थे, कई प्रकार के पढ़े थे। एक पढ़े थे संयोजन अभिक्रिया, एक पढ़े थे वियोजन अभिक्रिया, इसके बाद पढ़े थे एकल विस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद पढ़े थे द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो एक एक करके मैं इसे डिफाइन कर देता हूं मौखिक तौर पर। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो बताए थे संयोजन अभिक्रिया जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो नए पदार्थ बनता है। जैसे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के मिलाने पर वाटर बना था, जैसे मीथेन को जब आप ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाओगे यानी मीथेन का दहन करवाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, साथ में जल बनता है, साथ में ऊष्मा भी उत्सर्जित होता है। उसी तरीका से जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करोगे, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। यह भी एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया है। अब आ जाते हैं हम वियोजन अभिक्रिया पे।
नाम ही है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का मतलब ही होता है टूटना। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। अपघटन का मतलब टूटना। तो एनसीईआरटी परिभाषित करती है कि जब एकल पदार्थ टूटता है, क्या बच्चों, जब एकल पदार्थ टूटता है दो या दो से अधिक भागों में, जब एकल पदार्थ टूटता है दो या दो से अधिक भागों में तो नए पदार्थ बनता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को आप जब हीट दोगे तो ये टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में, प्लस किसमें टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में। उसी तरीका से आप जब जल में विद्युत धारा पास करवाओगे तो हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएंगे, ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएंगे। उसी तरीका से जब आप सोडियम क्लोराइड को जब आप विद्युत धारा पास करवाओगे, जब विद्युत करंट दोगे, जब आप उसे करंट दोगे तो सोडियम और क्लोरीन अलग अलग हो जाएंगे। उसी तरीका से लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करोगे तो लेड ऑक्साइड बनेगा, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, साथ में ऑक्सीजन गैस बनेगा। यहां पर एकल पदार्थ क्या हो रहा है कि टूट रहा है दो या दो से अधिक भागों में, इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं बच्चों, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया में भी हम प्रकार पढ़े थे। एक प्रकार पढ़े थे उसमें वियोजन अभिक्रिया, दूसरा प्रकार पढ़े थे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, तीसरा प्रकार पढ़े थे विद्युत धारा यानी विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। जब हम ऊष्मा के द्वारा वियोजन अभिक्रिया करवाते हैं तो उसमें वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का टूटना, लेड नाइट्राइड का टूटना, ये सारे किसका उदाहरण है, ये सारे उदाहरण है वियोजन अभिक्रिया का बच्चों। उसमें वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण। अगर बात करूं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया के द्वारा, तो प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया यानी प्रकाश के द्वारा वियोजन हो रहा है, यानी प्रकाश के द्वारा अभिक्रिया करवाई जा रही है। जैसे सिल्वर क्लोराइड है, जब सिल्वर क्लोराइड पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगी बच्चों तो वो टूट जाएगा। सिल्वर और क्लोराइड में सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोराइड अलग हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। जैसे अभी हमने जस्ट पहले बताए थे कि वाटर यानी जल में जब विद्युत धारा यानी करंट पास करवाई जाती है तो बच्चों तो वाटर टूट जाता है, वाटर अलग हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। तो ये हो गया विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। तो हमने रिवीजन कर लिए संयोजन अभिक्रिया, हमने रिवीजन कर लिए संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, और इसके बाद हम रिवीजन कर रहे हैं किसका, एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया पढ़ने के लिए आपको सक्रियता श्रेणी याद होनी चाहिए, जो हमने पिछली क्लास में लेक्चर 4 में बताया था, तो आप वहां से देख लीजिएगा। परिभाषा बता देता हूं। एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या कहता है बच्चों, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहता है कि जब अत्यधिक क्रियाशील पदार्थ अत्यधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर दे, यानी उसके जगह पे अपना स्थान ले ले, इस अभिक्रिया को बच्चों हम कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। जैसे जिंक को हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला था, जब हम जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला था तो क्या हुआ था कि जिंक ने कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करके अपना स्थान ले लिया था और बन गया था जिंक सल्फेट आयन। तो ये किसका उदाहरण है, यह एकल विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है दोस्तों। इसके बाद हम पढ़ते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो हम बताए थे पिछली क्लास में, जब दो यौगिक आपस में आयनों का अदला बदली करते हैं, जब दो यौगिक आपस में अपने आयनों का अदला बदली करते हैं तो ऐसे यौगिक को, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीका से हमने 5-10 मिनट के अंदर जो पीछे पढ़े थे उसका रिवीजन कर लिया।
छूट गया, जैसे संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण जानते हो बच्चों। जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादक, अभिकारक एवं उत्पाद दोनों तरफ के प्रत्येक परमाणु की संख्या समान हो तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगर दोनों तरफ के प्रत्येक परमाणु की संख्या बराबर ना हो तो उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम आ जाते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पर। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक पर वापस लौट के आते हैं। कहां? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पे आते हैं। चलिए बच्चों, तो कॉपी कलम निकाल लीजिए और लिखने का कोशिश कीजिएगा। और बच्चों देखिए, आप सब पढ़ते नहीं है, पढ़ने का भी प्रयास कीजिए और इसे याद कीजिए। जब याद कीजिएगा तब माइंड में कुछ रहेगा, तभी आप न लिखिएगा जी। तो आप इसे याद करने का भी प्रयास करिएगा। समझने के लिए तो समझ जाएगा, लेकिन समझने के साथ साथ उसे याद भी किया जाता है बच्चों, तो याद भी कीजिएगा। क्योंकि बोर्ड में जो आपको क्वेश्चन आएगा वो आपको लिखना पड़ेगा, और लिखने के लिए आपके माइंड में कुछ होना चाहिए। अगर माइंड में कुछ रहेगा तभी ना लिख पाएंगे। इसलिए बच्चों, जो भी चीज पढ़ाते हैं उसे बढ़िया ढंग से लिखिए, सुंदर सा नोट बनाइए और उस नोट को बढ़िया से बार बार रिवीजन कीजिए। बार बार जितना हो सके उतनी बार रिवीजन कीजिए। जितना रिवीजन कीजिएगा बच्चों उतना आपको फायदा पहुंचेगा। अभी से आप रिवीजन करते जाइएगा, जब एग्जाम का समय आएगा, जब लास्ट एग्जाम के 1 मंथ या 2 मंथ बचेगा या 15 दिन बचेगा, तो उस समय आपको ये बहुत ही मददगार होगी अगर आप अभी से रिवीजन करते हो तो। इसलिए रिवीजन करते रहिए, डेली रिवीजन करो। अपना समय बना लो कि हमें केमिस्ट्री को या कोई अन्य सब्जेक्ट हो, इस पर आधा घंटा रिवीजन के लिए समय देना है। जब आप इसे आधा घंटा डेली पढ़ोगे ना किसी एक चैप्टर को, तो वह चैप्टर आपका इतनी मजबूती बन जाएगी, इतनी मजबूत बन जाएगा कि आप इस चैप्टर से कोई भी आपसे पूछे आप तुरंत जवाब दे दीजिए, आप तुरंत जवाब दे दीजिए। इसलिए अभी से आप रिवीजन करना स्टार्ट कीजिए। चलिए बच्चों, तो हम आ जाते हैं अपने मुद्दे पर। तो हम पढ़ रहे हैं, आज का टॉपिक क्या पढ़ रहे थे बेटा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए लिखिए, लिखिए मेरे साथ लिखिए। जब मैं लिखने लगूं तो आप सब भी लिखने लगे, जब मैं समझाने लगूं तो समझाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो देखो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा भी उत्सर्जित होता है, यानी ऊष्मा भी उत्सर्जित होता है, ऐसे अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। फिर से अगेन बता रहा हूं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित हो। ऊष्मा यानी ऊष्मा क्या बेटा? एक प्रकार की ऊर्जा है, तो ऊर्जा भी उत्सर्जित हो, तो ऐसी अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसी को इंग्लिश में एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो परिभाषा लिख रहे हैं, आप भी लिखिए। ठीक है बच्चों, लिखिए। ऐसी, कलर चेंज कर लेते हैं, इसे मोटा कर देते हैं ताकि आप लोगों को दिखाई दे। ऐसी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, इसे लिख देते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा। ऊष्मा भी उत्सर्जित हो, उत्सर्जित मतलब निकले, उत्सर्जित हो, उसे
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या लिख लिया आप सब? चलिए लिख लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं बच्चों। जैसे देखिए, जब आप मीथेन को दहन करोगे, दहन मतलब जलाओगे, तो याद रखना, जब कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती। तो देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा है मीथेन गैस का, तो इसलिए हम एनसीईआरटी ही पढ़ा रहे हैं और एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, और यही बोर्ड में आता है। जब आप मीथेन का क्या करोगे? दहन। तो सुनिए, जब आप मीथेन गैस का दहन करोगे तो कभी भी दहन जो होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। जब आप इसे दहन करोगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बच्चों, तो ये क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में बेटा जलेगा तो वाष्प भी रिलीज होती है, यानी पानी। तो यहां पर देखिए वाटर भी रिलीज हुआ भाप के रूप में। जब आप मीथेन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, और साथ में ऊष्मा भी निकलती है। तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए 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 देखिए, इस अभिक्रिया में क्या ऊष्मा निकला है? अरे जब आप लकड़ी जलाते हो या गोईठा सब जलाते हो तो देखते हो कि उसमें से ऊष्मा उत्सर्जित होती है। वही ऊष्मा जो निकल रही है, तो आपस में क्या हो रहा है? ये गोबर बोले तो इसमें मीथेन होता है प्रचुर मात्रा में, और ये मीथेन ऑक्सीजन के संपर्क में आया। जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आया, हमने इसमें माचिस लगाए तो क्या हुआ कि वो जलने लगे। जब जलने लगते हैं तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है और वाटर भी निकलती है, साथ में ऊष्मा उत्सर्जित होता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम कैसे अभिक्रिया कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो पूछ देगा मीथेन गैस का दहन ये कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है या ऊष्माशोषी अभिक्रिया है? तो बच्चों ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एक और एग्जांपल है, मैं पहले भी बताया था, जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालोगे, देखो चूना हम मार्केट से खरीदते हैं, जब चूने को हम पानी में डालते हैं, जब हम चूने को पानी में डालते हैं तो देखिए इसमें ऊष्मा का एहसास होता है। ऊष्मा का यानी आप जिस कंटेनर में डालोगे देखोगे उसमें ऊष्मा निकलती है, या देखोगे कंटेनर गर्म होने लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपस में ये रिएक्शन करके चूना और पानी आपस में अभिक्रिया करके क्या उत्सर्जित किया? ऊष्मा उत्सर्जित किया। इसलिए इसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, जब वाटर के साथ अभिक्रिया करते हैं बच्चों तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। याद रखना, इसे याद रखना है, इस फॉर्मूले को, इसे कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नाम है, क्या नाम है? बिना बुझा हुआ चूना। डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र बताओ। आपसे पूछ लेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र बताइए, या आपसे पूछ लेगा कि बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र बताइए, या आपसे पूछ लेगा बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र बताइए। तो यहां पे बच्चे कंफ्यूजन करते हैं। याद रखना, इसी कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना। ठीक है, याद रखो। और साथ में क्या उत्सर्जित होती है? ऊष्मा। ये सारे उदाहरण किसका? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एक और फेमस एग्जाम्पल है शोषण।
शोषण भी एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो बोर्ड में पूछा गया है कि शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। ये दोस्त लिखते हैं पहले। तीसरा एग्जाम्पल, उस शोषण भी शोषण शोषण भी एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या लिख रहे हो बच्चों? लिखो। अरे मुंह क्या देख रहे हो भाई, लिखो ना, लिखने के लिए कह रहे हैं, लिखो। शोषण के क्या है? शोषण एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, लेकिन क्यों कहा जाता है तो सुनो। शोषण में क्या होता है, देखिए हमारे बॉडी में जब आप खाना खाते हो तो ग्लूकोज ले रहे होते हो। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ये भी पूछा गया है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसे भी याद रखना है बच्चों। C6H12O6 ये किसका सूत्र है? ग्लूकोज का। जब आप ग्लूकोज का अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराओगे, देखिए जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत होता है तो बनता है, ये ऑक्सीजन तोड़ देता है किससे? ग्लूकोज को, और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में बनता है वाटर, और इसके साथ एटीपी भी बनता है। एटीपी क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। एटीपी क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। और साथ में बच्चों ऊष्मा भी उत्सर्जित। जब ग्लूकोज किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ क्या होगा? ऑक्सीकृत। अब ये पढ़ाएंगे, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है या कोई भी कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो वह उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। तो यहां पर देखिए ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा यानी ऑक्सीकृत होगा तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में क्या बनेगा? वाटर। और यहां पर देखिए ऊष्मा भी निकल रही है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों हमें तो लैंग्वेज में लिखना है, इसे हम लैंग्वेज में लिख लेते हैं। चलिए आप सभी लिखिए, नोट बनाइए। जब ग्लूकोज, लिखो लिखो लिखो, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत होता है, ऑक्सीकृत होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जल, एटीपी एवं उस एटीपी क्या है बेटा? इसका फुल फॉर्म लिख देता हूं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, थोड़ा फ्रेश लिख देते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एक प्रकार की ऊर्जा है। और इसके साथ साथ देखिए जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जल एटीपी बनता है, साथ में ऊष्मा भी उत्सर्जित होता है। ऊष्मा भी
उत्सर्जित, उष्मा भी उत्सर्जित होता है। इसलिए इसलिए इस अभिक्रिया को इसलिए इस अभिक्रिया को किस अभिक्रिया को? शोषण। इस अभिक्रिया को उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। शोषण का समीकरण लिख देते हैं, पूछता है बेटा क्या होता फॉर्मूला? C6H12O6, बैलेंस कर लेते हैं 6O2, तो बनता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और साथ में H2O, और क्या बनता है? ATP, साथ में ऊष्मा उत्सर्जित होता है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जाता है कि शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये सारे एग्जाम्पल है किसका? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं बच्चों? ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा उत्सर्जित हो या ऊष्मा निकले, इस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। जैसे मीथेन गैस का दहन होना और शोषण भी क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, अगला हम पढ़ते हैं बच्चों ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अगला अभिक्रिया है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसे बोलते हैं इंग्लिश में एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसे बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में हमने क्या पढ़ा कि इसमें ऊष्मा निकल रही थी और इसमें क्या हो रहा है? ऊष्मा ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब ऊष्मा को ले रहा है। जब आप हीट दोगे, ऊष्मा दोगे, तब ये टूटेगा। तो हम जो वियोजन अभिक्रिया पढ़े हैं, वियोजन अभिक्रिया में जो भी प्रकार पढ़े हैं, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया पढ़े या प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया पढ़े या हम उसमें वियोजन अभिक्रिया पढ़े, तीनों अभिक्रिया का जो उदाहरण लिखा है बच्चों, ये सारे ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया पहले ही पढ़ चुके हैं, सिर्फ हमें परिभाषा लिखाना बाकी है। तो लिख लेते हैं बच्चों, ऐसी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित हो, ऊष्मा अवशोषित हो, यानी ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा का ग्रहण करे। ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा का ग्रहण करे यानी ऊष्मा का प्रयोग करे, ऐसी अभिक्रिया को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या हो? अवशोषित हो, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा दोगे, ये किसका सिंबल है बेटा? ऊष्मा का। जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप ऊष्मा दोगे, लिख ही देते हैं भाई, कंफ्यूजन काहे होगा। आप इसे ऊष्मा दिए, ये टूट गया CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और क्या बन जाता? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक प्रकार का ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो इसे तोड़ने के लिए
इसे तोड़ने के लिए उष्मा की जरूरत पड़ा। जैसे लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, जब इसे आप उष्मा देते हो ये भी टूट जाता है, लेड ऑक्साइड बना लेता है, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनता है और साथ में बच्चों ऑक्सीजन गैस निकलता। देखिए उष्मा देना पड़ा। इसी तरीका से जैसे वाटर में आप विद्युत धारा पास करवाओगे, ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस बन जाए, विखंडित हो गया, टूट गया। तो ये सारे किसका उदाहरण है? उष्मा शोषी अभिक्रिया का, और ये सारे वियोजन अभिक्रिया का भी उदाहरण। तो हम कह सकते हैं कि सारे वियोजन अभिक्रिया उष्मा शोषी अभिक्रिया। अगर आपको वियोजन अभिक्रिया याद है, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण याद है, तो आपको उष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण भी याद है। ठीक है, तो इस तरीका से हमने उष्मा क्षेपी अभिक्रिया और उष्मा शोषी अभिक्रिया पढ़ लिया। अब अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, कौन से अभिक्रिया पढ़ने जा रहे हैं? कौन से अभिक्रिया पढ़ने जा रहे हैं? उष्मा रिडॉक्स रिएक्शन। अगला जो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, इसी का दूसरा नाम, इसी को लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? रिडॉक्स रिएक्शन, यानी रिडॉक्स अभिक्रिया। इसी को क्या कहा जाता है? रिडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। उपचयन अपचयन अभिक्रिया, या इसी को कहा जाता है रिडॉक्स अभिक्रिया। क्या आप सब ये सब नोट कर लिए हैं? इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझो कि उपचयन किसे कहते हैं और अपचयन किसे कहते हैं। उपचयन किसे कहते हैं और अपचयन किसे कहते हैं? तो बच्चों देखिए, उपचयन और इधर लिख रहा हूं अपचयन। जिस रासायनिक अभिक्रिया में, सुनो, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुटता है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, और ऑक्सीजन का या संयोग होता है, ऐसे भी कह सकते हैं, एवं हाइड्रोजन की कमी होता है, या हाइड्रोजन हट करके दूसरे के साथ जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया, ऐसे भी कह सकते हैं उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, या ऐसे भी कह सकते हैं आवेश की संख्या बढ़ता है। तो ये सारे किसका परिभाषा है? उपचयन अभिक्रिया का है। तो बच्चों आपको उतना लेवल पे नहीं पूछा जाता, सिर्फ आपका डिफिनीशन याद रखना है, उतना से ही काम चल जाए। आपसे उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं पूछे तो सिर्फ लिख देना, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का वृद्धि होता है, यानी ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन की कमी होता है, तो इस अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक इसका अपोजिट, ठीक इसके विपरीत अपचयन अभिक्रिया होता है।
जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन हटता है और ऑक्सीजन जुड़ता है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो उस अभिक्रिया को बच्चों अपचयन अभिक्रिया का। ये कंसेप्ट याद रखना, ये परिभाषा याद रखना, पूछा जाता है 2 नंबर में पूछ लेगा कि अपचयन किसे कहते हैं, उपचयन किसे कहते हैं, इसे याद रखना। और ऑब्जेक्टिव में भी सवाल आता है खूब, इसलिए ध्यान से पढ़ना। जो मैं बातें बता रहा हूं उस बातों को गौर से सुनना, ठीक है। चलिए, उपचयन अभिक्रिया क्या बताया अभी, इसमें ऑक्सीजन लिख देते हैं हिंदी में, ऑक्सीजन की वृद्धि होता है। वृद्धि मतलब जुड़ता है, संयोग होना, ये कह सकते हैं। ओके। और हाइड्रोजन का ह्रास, यानी हाइड्रोजन का कमी हो, हाइड्रोजन का कमी होना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए एग्जाम्पल, जैसे में मैग्नीशियम है। ओके, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं, यानी जब मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो क्या बन जाता है बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ। तो देखिए, अगर इस अभिक्रिया में देखें तो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, देखिए ना यहाँ पे आकर के जुड़ गया क्या, तो हम कहेंगे कि इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम के साथ ना बाबू ऑक्सीजन जुड़ रहा है। किसके साथ जुड़ रहा है, ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ में जुड़ रहा है, तो मैग्नीशियम के साथ जुड़ रहा है, इसलिए हम मैग्नीशियम को क्या कहेंगे कि मैग्नीशियम का उपचयन हुआ है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि मैग्नीशियम पदार्थ का उपचयित हुआ, मैग्नीशियम पदार्थ उपचयित हुआ है। यहां पर किसका अपचयन हुआ, मैग्नीशियम का बच्चों अपचयन नहीं उपचयन हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन जुटा है ना, इसका क्या हुआ, उपचयन हुआ है। ओके, इसी तरीका से देखिए एक और एग्जांपल, जैसे कॉपर है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा तो क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड। ओके, तो यहां पर देखिए कॉपर के साथ ना ऑक्सीजन जुट रहा है, इसलिए बच्चों कहेंगे कॉपर का क्या हुआ है, कॉपर का उपचयन हुआ है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि यहां पर मैग्नीशियम पदार्थ उपचयित हुआ है, कॉपर पदार्थ उपचयित हुआ है। याद रखना, उपचयन का एक और नाम है, उपचयन का एक और नाम है, याद रखियो, उपचयन का एक और नाम है, इसे ऑक्सीकरण भी कहते हैं। ऑक्सीकरण। ठीक है बच्चों, चलिए इसी तरीका से देखिए सोडियम है, सोडियम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है बच्चों तो सोडियम पर प्लस चार्ज आ जाता है, सोडियम पर प्लस चार्ज आ जाता है। देखिए हमने क्या कहा, चार्ज की संख्या का बढ़ना भी उपचयन कहलाता है। तो यहां पर अगर इस अभिक्रिया में देखो तो सोडियम का क्या हुआ है, उपचयन हुआ है बच्चों, क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। किसका हुआ है, सोडियम का। ओके, तीसरा एग्जांपल देखो बच्चों, तीसरा देख लिया, चौथा जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आपस में मिलकर के क्या बना, वाटर। तो देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिला है, तो यहां पर कहेंगे, यहां पर कहेंगे हाइड्रोजन का
हाइड्रोजन का क्या हुआ है, उपचयन हुआ। ठीक है बच्चों, तो याद रखना उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं या ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो मैं इसे परिभाषा सही ढंग से लिख देता हूं, तो आप लिख लीजिएगा। देखिए, लिखो मेरे से। ऐसी अभिक्रिया जिसमें बच्चों ऑक्सीजन का संयोग होता है, संयोग मतलब जुटता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। उपचयन अभिक्रिया कहलाता है बच्चों, या इसी को हमने क्या बोला, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। इस सारे का एग्जाम्पल बच्चों इस स्लाइड पे है। देखिए यहां पर सारे का एग्जाम्पल किसका, उपचयन का यहां पर है। ठीक है, अब अगला आते हैं अपचयन पर। इसी को अवकरण भी कहा जाता है, इसी को इंग्लिश में रिएक्शन भी कहा जाता है, रिडक्शन, उपचयन या अवकरण अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें हाइड्रोजन जुटता है एवं ऑक्सीजन की कमी होता है। किसकी बच्चों, ऑक्सीजन की कमी होता है। ऐसे अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। चलिए, तो हमने क्या कहा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन की कमी होता है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं या अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन की कमी होता है। यहां पे जोड़ लो, एवं हाइड्रोजन की कमी होता है। तो ये अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल देखो बच्चों, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर, देखिए बच्चों हाइड्रोजन है, किससे अभिक्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है, तो बन क्या रहा है, वाटर। तो यहां पर ऑक्सीजन का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। या आप कह सकते हैं अपचयित हुआ है। और दूसरा एग्जाम्पल देखो बच्चों, जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करा, हाइड्रोजन जब क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करा तो HCl बना। यहां पर देखिए
हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन किसके साथ, क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है। तो हाइड्रोजन जिस पदार्थ के साथ जुड़ता है तो उसे पदार्थ को हम कहते हैं कि अपचयित हुआ है। तो यहां पर क्लोरीन के साथ कौन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो कहेंगे क्लोरीन का अपचयन हुआ है। उसी तरीका से देखिए सोडियम है, और ये इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही सोडियम इस इलेक्ट्रॉन को लेगा तो चार्ज की संख्या घट जाएगा, इस पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है, तो न्यूट्रल हो जाएगा, यानी सोडियम पर प्लस चार्ज है, दोनों मिलाकर के न्यूट्रल हो जाएगा। यहां पर देखिए प्लस से जीरो में गया, प्लस से जीरो में हुआ, तो ये चार्ज की घटना भी, चार्ज का घटना यानी आवेश की संख्या में घटौती होना, यानी घटना कमी होना, ये भी अपचयन कहलाता है। ठीक है, जब ये दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो रही होती है, अपचयन और उपचयन, जब ये दोनों अभिक्रियाएं, ये दोनों क्या, अपचयन और उपचयन साथ साथ हो रहा होता है, तो उसे हम कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया। देखिए तो हम लिख लेते हैं परिभाषा किसका, रिडॉक्स, रिडॉक्स अभिक्रिया का, या इसी को क्या बोलते हैं, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। तो क्या बताया अभी, जब उपचयन और अपचयन साथ साथ अभिक्रिया हो रहा होता है तो उसे हम रिडॉक्स अभिक्रिया होता है। और जनरली जितने भी रिएक्शन होता है सभी में ये दोनों प्रोसेस चलती रहती है, उपचयन और उपचयन की। इसलिए हम जनरली जो मानते हैं लगभग सारे रासायनिक अभिक्रिया रिडॉक्स अभिक्रिया है। जैसे पहले इसका परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद जैसे पे आते हैं। उपचयन एवं अपचयन, एवं अपचयन अभिक्रिया साथ साथ हो, यानी एक साथ हो, साथ साथ हो, तो उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे रिडॉक्स, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन साथ साथ हो रहा होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एग्जाम्पल कॉपर है ऑक्साइड, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करा, तो देखिए यहां पर वाटर फॉर्म हुआ। देखिए इसमें यहां पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, यहां पर लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के यानी उत्पाद की तरफ देखो, इस तरफ कॉपर के साथ ऑक्सीजन है लेकिन इस तरफ नहीं है, मतलब कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो गया। तो जब ऑक्सीजन अलग होता है, जब ऑक्सीजन किसी पदार्थ से अलग होता है यानी कमी हुआ ऑक्सीजन का, तो ये कहलाता है अपचयन अभिक्रिया। तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि ये जो कॉपर ऑक्साइड है CuO, तो यहां पर क्या हुआ, कॉपरिक ऑक्साइड में से कॉपर, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन अलग हो गया, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन अलग हो गया, तो हम कहेंगे इसका क्या हुआ है बच्चों, अपचयन हुआ है। और यहीं पे देखिए ये हाइड्रोजन यहां पर अकेला था, यहां पर देखिए ऑक्सीजन जुट गया, तो देखिए
ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। तो इस अभिक्रिया में बच्चों अपचयन, ओ यहाँ पे गलत लिखा गया, अब ठीक है। अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ हो रहा है। ये एग्जाम्पल, ये जो अभिक्रिया है किसका उदाहरण है? रिडॉक्स अभिक्रिया का है। ठीक है। उसी तरीका से जैसे देखिए जिंक ऑक्साइड है बच्चों, जब आप कार्बन के साथ देखिए, नीचे लिख लेते हैं इसे, जिंक ऑक्साइड है, तो यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड बना। देखिए जिंक ऑक्साइड से क्या हुआ? ऑक्सीजन निकल करके जिंक फॉर्म हो गया। तो यहां पर देखिए ऑक्सीजन हटा, तो हम कहेंगे जिंक ऑक्साइड का, किसका? जिंक ऑक्साइड का बच्चों क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। और देखिए कार्बन में जाकर के ऑक्सीजन ऐड हो गया, कार्बन में जाकर के ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो हम कहेंगे कि कार्बन का उपचयन हुआ है। क्यों? परिभाषा कहता है कि जब ऑक्सीजन जुड़ेगा, जब ऑक्सीजन किसी में जुटेगा तो वह पदार्थ कहलाएगा उपचयन, जब ऑक्सीजन किसी में से अलग होगा तो वे पदार्थ कहलाएगा अपचयन। तो इसी को आधार मान करके हम ये बना रहे हैं। वैसे बहुत सारे रूल सब लगता है, तो ये आप लोगों में कॉम्प्लेक्स पूछता नहीं है, इसलिए नहीं बता रहा हूं। ठीक है बच्चों, इतना काफी है, इतना आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। चलिए एक टर्म पढ़ते हैं बच्चों, अवकारक, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और दूसरा टर्म है ऑक्सीकारक। एक टर्म है बच्चों अवकारक, दूसरा टर्म है ऑक्सीकारक। तो क्वेश्चन कैसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि कोई अभिक्रिया दे देगा बच्चों और बोलेगा कि इनमें से कौन अवकारक पदार्थ है और कौन ऑक्सीकारक पदार्थ है। तो इसलिए आपको एक कॉन्सेप्ट दे देता हूं, बस इतना याद रखना। अगर इतना आपको याद रहेगा तो आप सवाल कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हमने कहा कि ये कॉपर ऑक्साइड है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के साथ इसका अभिक्रिया करा तो कॉपर और इधर क्या बना था? वाटर। हमने अभी क्या कहा, यहां पर देखिए क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट रहा है, तो इसका क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। इस पदार्थ का क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। और यहाँ पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुट रहा है बच्चों, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुट रहा है, तो हम क्या कहेंगे? इसका उपचयन हुआ है। तो याद रखिए, जिस पदार्थ का अपचयन होता है ना, वह पदार्थ अवकारक कहलाता है। जिस पदार्थ का उपचयन हुआ है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, जिस पदार्थ का उपचयन होता है या जो पदार्थ उपचयित हो रहा होता है, उस पदार्थ को हम अवकारक कहते हैं। उल्टा है, उपचयन का उल्टा अवकारक। जिसका उपचयन हो रहा है वो अवकारक कहलाएगा, जिस पदार्थ का अपचयन हो रहा होता है उस पदार्थ को ऑक्सीकारक कहते हैं। बस इतना याद रखना, मैं लिख देता हूं इसे, आप लिख लीजिएगा, सब सवाल बनेगा। क्या लिखना? जिस पदार्थ का उपचयन हो रहा है या उपचयित हुआ है, उपचयित हुआ है, वे पदार्थ अवकारक कहलाता है। जैसे इस अभिक्रिया में देखो बच्चों, इस अभिक्रिया में अवकारक कौन होगा? देखिए इसका क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। यहां पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। यहां पर हाइड्रोजन
क्या हो जाएगा, अपकारक हो जाएगा। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन क्या हो रहा है, अब उपचयन हो रहा है। हाइड्रोजन कैसा पदार्थ है, अपकारक पदार्थ। जैसे जिंक ऑक्साइड है, कार्बन के साथ रिएक्शन करा तो क्या बना, जिंक, और इधर क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बचा। तो देखिए इस जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और इस कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। क्यों, कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है। तो इस अभिक्रिया में बताइए कि कौन अपकारक है और कौन ऑक्सीकारक है। तो इस अभिक्रिया में बच्चों देखिए उपचयन किसका हुआ है, कार्बन का। तो कार्बन क्या हो जाएगा, अपकारक पदार्थ। मैंने क्या बताया, जिस पदार्थ का उपचयन हो रहा होता है वो पदार्थ अपकारक होता है, जिस पदार्थ का अपचयन हो रहा होता है वे पदार्थ ऑक्सीकारक होते हैं। तो इसी में देखिए कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है तो ये पदार्थ क्या कहलाएगा, यहाँ पे कारक कहलाएगा। जिंक ऑक्साइड का यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो जिंक ऑक्साइड क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। तो इसका भी परिभाषा लिख लेते हैं बच्चों, ऑक्सीकारक का भी, ऑक्सीकारक का जिस पदार्थ का अपचयन, जिस पदार्थ का अपचयन हो रहा है या अपचयित हुआ है, अपचयित हुआ है, वे पदार्थ ऑक्सीकारक कहलाता, ऑक्सीकारक कहलाता है। जैसे पीछे हम एग्जाम्पल में देखें कि जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा था, क्या हो रहा था, अपचयन हो रहा था। तो हम कहेंगे यहां पर कि जिंक ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीकारक है। कौन सा पदार्थ है बच्चों, ऑक्सीकारक है। हमने देखे कि कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है बच्चों, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। जब जिस पदार्थ का अपचयन हो रहा होता है बच्चों, तो हमने क्या बताया कि जिस पदार्थ का उपचयन हो रहा होता है वे पदार्थ ऑक्सीकारक है। तो यहां पर इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो ये पदार्थ क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। अगर आप सबको इतना याद है, इतना समझ लिए, तो आपका हर एक सवाल बनेगा। ठीक है, अब बोर्ड में इसी लेवल तक पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, अगला जो पढ़ रहे हैं टॉपिक है संक्षारण। संक्षारण क्रोजन बोलते हैं इसे। सुनिए क्या होता है संक्षारण। जब आप किसी धातु को खुली हवा में छोड़ देते हैं, बाहर में छोड़ देते हैं, तो क्या होता है कि वायु के संपर्क में आने पर उसमें जंग लग जाता है या उस पर परत चढ़ जाती है। अगर कॉपर है उस पे हरे रंग की परत चढ़ जाती है, अगर सिल्वर है तो इस पे काले रंग का परत चढ़ जाती है। देखते नहीं हो, अगर कोई सिकरी पहने हैं, सिकरी जो चांदी का सिकरी होता है, लंबे समय से पहन रहा है, बहुत दिनों से पहन रहा है, देखोगे कि उसके सिकरी में काले रंग का परत जम गया है।
वही जो काले रंग का परत जम गया है तो हम कहेंगे कि ये संक्षारित हो गया है। उसी तरीका से जो बहुत दिन से कॉपर का जो बर्तन रखा रहता है बाबू घर में, उसमें देखोगे कि किनारे किनारे पर हरे रंग का परत चढ़ जाती है, हरे रंग का परत चढ़ जाती है। तो यही जो परत चढ़ गया ना, तो हम कहेंगे कि ये धातु जो है संक्षारित हो गया। क्यों ऐसा हुआ? तो क्योंकि ये ऑक्सीजन के संपर्क में आ गया, नमी के संपर्क में आ गया। जब नमी युक्त के संपर्क में कोई धातु आता है तो परत चढ़ जाती है। तो इसी को हम संक्षारण कहते हैं। तो लिख लेते हैं परिभाषा। जब धातु वायु के संपर्क में आता है तो उस पर काले या हरे या लाल भूरा रंग की परत चढ़ जाती है। या बोले तो कह सकते हैं संक्षारित हो जाती है। जब धातु वायु के संपर्क में आते हैं, आर्द्रता के संपर्क में आते हैं, अम्ल के संपर्क में आते हैं, तो वे पदार्थ संक्षारित हो जाते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को, ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं कि यह संक्षारण हो गया है, यानी संक्षारित हो गया है। तो संक्षारण एक प्रक्रिया है। तो ऐसी प्रक्रिया संक्षारण कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे एग्जाम्पल लोहे पर जंग लगना। जब आप लोहे को लंबे समय तक बाहर में छोड़ देते हो तो देखते हो कि इसमें लाल भूरे रंग का परत चढ़ जाती है, तो हम उसे ही जंग लगना कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोहे पर जंग लगना किसे कहते हैं, या जंग लगना किसे कहते हैं? ठीक है, जब आप जब चांदी वायु के संपर्क में आते हैं लंबे समय तक, तो चांदी पर काले रंग का, किस रंग का? काले रंग का परत चढ़ जाती। तो परत का चढ़ जाना। उसी तरीका से बच्चों, जैसे कॉपर, इसी को बच्चों तांबा कहते हैं, याद रखना, कॉपर को ही तांबा कहा जाता है। तांबा पर हरे रंग का परत चढ़ जाना। ऐसा क्यों होता है? वायु के संपर्क में आने से, लंबे समय तक वायु के संपर्क में रहने की वजह से, नमी के कारण उस पे परत चढ़ जाती। इसलिए चांदी पर काले रंग का परत चढ़ जाता है, या कॉपर पर हरे रंग का परत चढ़ जाती है, या लोहे पर जंग लग जाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल, ये सारे उदाहरण किसका है? संक्षारण का है बच्चों। ठीक है, तो अब इससे कैसे बचा जाए? तो प्रश्न पूछा गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि संक्षारण क्या होता है, या संक्षारण किसे कहते हैं, और संक्षारण से बचने का उपाय। ठीक है, लिखिए, संक्षारण से बचने का उपाय लिखा रहा हूं। संक्षारण से बचने का उपाय, संक्षारण से बचने का उपाय। देखिए बच्चों, संक्षारण से बचने के लिए हम क्या क्या उपयोग में ला सकते हैं?
तो देखिए, जो भी धातु वाली चीज है उसे हम क्या करेंगे, या तो पेंट लगा देंगे, पेंट लगा करके बचा सकते हैं, पेंट लगा करके बचा सकते हैं, या यशद लेपन करके, यानी लेप चढ़ा देते हैं, लेप लगा देते हैं, जिंक का लेप लगा देते हैं या क्रोमियम का लेप लगा देते हैं, ताकि धातु वायु के संपर्क में आने से बच सके। तो लेप लगा करके, पेंट लगा करके, यशद लेपन करके, या आप तेल लगा भी सकते हो, तेल लगा करके बचाया जा सकता है, तेल लगा करके, या ग्रीस लगा करके भी, ग्रीस लगा करके। तो संक्षारण से बचने का उपाय कि जो भी धातु वाली चीजें हैं उसे आप या तो पेंट कर दो, या तो किसी धातु का जैसे क्रोमियम हो गया या जिंक का लेप लगा सकते हो, या तेल लगा करके रख सकते हो, या ग्रीस लगा कर रख सकते हो। इससे क्या होगा कि लोहे सब में या किसी अन्य धातु वाली चीज में जंग नहीं लगेगा या परत नहीं चढ़ेगी, ठीक है, वायु के संपर्क में आने से बच सकता है। ठीक है, तो ये संक्षारण टॉपिक हो गया खत्म। अब अगला लास्ट टॉपिक है बच्चों विकिरित गंधिता। अगला इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है विकिरित गंधिता। देखो, जो खाने पीने वाले सामान है, जो खाने पीने वाले सामान है, आप उसे लंबे समय तक छोड़ देते हो तो वे सामान खराब हो जाती है। तो विकिरित गंधिता का अर्थ ही होता है कि सामान का खराब हो जाना, खाद्य पदार्थ का खराब हो जाना, खाने योग्य ना रहना। यानी तेल और वसा वाला चीज जो होता है, तेल ये या वसा वाला जो चीज होता है, वो सामान अगर लंबे समय तक खुली हवा के संपर्क में रहता है तो वो उपचयित हो जाता है, और उपचयित होने मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि उस सामान का टेस्ट यानी स्वाद बदल जाता है, गंध बदल जाती है, और इस तरीका से खाने योग्य नहीं रह जाता। तो इसी को हम विकिरित गंधिता कहते हैं। तो लिख लेते हैं बच्चों, विकिरित गंधिता तेलीय एवं वसा युक्त खाद्य, खेत में छींटने वाला खाद्य पदार्थ नहीं है बाबू, ये फूड की बात कर रहे हैं, भोजन की। तेलीय या वसा युक्त खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आते हैं, वायु के संपर्क में आने से ये पदार्थ उपचयित हो जाता है। तेलीय या वसा युक्त पदार्थ वायु के संपर्क में आने से क्या हो जाता है बच्चों, उपचयित हो जाता है, उपचयित हो जाता है, उपचयित हो जाता है, जिसके कारण भोजन का यानी भोज्य पदार्थ का, भोजन यानी भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ का स्वाद एवं गंध बदल जाता है, स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है।
परिवर्तन हो जाता है। तो तैलीय, जब तैलीय यानी तेल वाला सामान सब बच्चों, तैलीय या वसायुक्त खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आते हैं तो उपचयित हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि भोजन का स्मेल बदल जाता है, स्वाद बदल जाता है। तो हम इसी को कहते हैं विकृत गंधिता। विकृत विकृत गंधिता। तो इससे बचने के लिए बच्चों क्या किया जाता है, देखते होंगे पैकेट सब में जो चिप्स सब भरी रहती है, पैकेट में जो चिप्स सब भरी रहते हैं उसमें गैस भरी जाती है। ऑक्सीजन गैस को हटा करके उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों नाइट्रोजन गैस भरी जाते हैं? ताकि उस पदार्थ का क्या ना हो सके, उपचयित ना हो सके, सामान खराब ना हो सके। इसलिए ऑक्सीजन को हटा करके पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन आया हुआ है कि पैकेट के चिप्स में, चिप्स वाले पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? बोलो जल्दी बोलो, कौन सी गैस भरी जाती है? कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। आर यू राइट? ठीक है, तो पैकेट, तो चिप्स वाले पैकेट में, चिप्स वाले पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है बच्चों? बोलो बोलो, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस भरी जाती, नाइट्रोजन गैस भरी जाती। क्यों भरी जाती है? क्योंकि पदार्थ उपचयित ना हो। ठीक है, तो इस तरीका से हमने ये चैप्टर 5 लेक्चर में कंप्लीट कर लिए और सारे लगभग सारे जो एनसीईआरटी का पॉइंट था, जो बिहार बोर्ड का बुक, टेक्स्ट बुक है, हमने सारे कवर कर लिए। इसमें आप टेक्स्ट बुक को एक बार रीड करना, देखना कि सारे पढ़ाया गया है, सारे सब कुछ देखने को मिलेगा। अब क्या करना है आप लोगों को कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो लगाना, देखना, बेहिचक, अंधाधुन खूब बनेगा। ठीक है, इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन बनाने से पहले इसे याद करना है। क्या करोगे? इसे याद करोगे। और देखो ये चैप्टर खत्म हो गया है, ये नहीं कि अब खत्म हो गया, ये चैप्टर पढ़ लिए हैं और कॉपी में लिख लिया, वैसा ही कहीं रख दिए, पढ़ा हुआ है, उसे कभी नहीं देख रहे। तो बच्चों यही हाल होगा बाद में, जब तुमसे इस चैप्टर का सवाल पूछा जाएगा, ऊपर नीचे देखते रहोगे। इसलिए इसे कम से कम 15 मिनट दो, 10 मिनट दो, 20 मिनट दो, लेकिन डेली रिवाइज करो। अगर आप डेली हर एक चैप्टर को रिवाइज करते रहोगे ना, तो वह चैप्टर आपका बहुत बेहतर बन जाए। ठीक है, तो आज का ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे, अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो बच्चों, जो बच्चे ये लेक्चर नहीं देखे हैं तो ये लेक्चर पूरे देख लीजिएगा। साथ में रासायनिक अभिक्रिया का पूरे 5 लेक्चर में कंप्लीट हुआ है। इस पूरे लेक्चर को आप सही से देखिएगा, बढ़िया से कॉपी में नोट बनाइएगा, उसे याद कीजिएगा। ठीक है, हम मिलेंगे फिर अगले लेक्चर में।
कौन सा टॉपिक के साथ, कौन सा चैप्टर के साथ? अम्ल, क्षारक एवं लवण। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। ठीक है, आप लोग जो हमारे साथ इतना समय व्यतीत किए, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए और मस्ती में गुनगुनाते रहिए। ठीक है बच्चों।